बहुत बहुत शुक्रिया। खास मेहमान हमारे साथ अनिल सिन्हा साहब सीबीआई में डायरेक्टर रहे, अरूप पटनायक साहब मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे और नीरज साहब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहे और सीबीआई में भी काम किया। आज का जो टॉपिक मिला है वो है कि डॉन को पकड़ना मुमकिन है। टॉपिक थोड़ा सा अजीब है इसलिए कि ये 2017 का आखिरी महीना है और आखिरी महीने का पहला दिन, मतलब 17 खत्म होने वाला है। अगर मैं 93 से जोड़ूं तो 25 साल शुरू हो जाएगा। 25 साल हो गए लेकिन आज तक डॉन पकड़ा नहीं गया। अनिल साहब, शुरुआत आपसे ही, आप चूंकि सीबीआई में रहे, क्या वाकई सचमुच कभी डॉन के पकड़ने के हम करीब गए भी हैं या नहीं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिनकी बात आप कर रहे हैं डॉन, तो ये किस नाम के व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं? दाऊद इब्राहिम। ओके, दाऊद इब्राहिम की। मैं आपको बता दूं कि डॉन नाम से बहुत सारे लोग घूमते हैं। कुछ समय पहले जब मैं डायरेक्टर सीबीआई था, एक डॉन छोटा राजन भी थे जिन्हें हम लाए। अबू सालेम भी डॉन कहलाते थे और शायद थे भी। अबू सालेम और छोटा राजन, इन दोनों को हिंदुस्तानी कानून के तहत प्रोसिक्यूट किया गया। इनका सक्सेसफुल कन्विक्शन हुआ। और जिस दाऊद इब्राहिम की बात आप कह रहे हैं, सिर्फ वही नहीं, बाकी भी टेररिस्ट, न केवल उनको पकड़ना मुमकिन है बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देयर टाइम इज़ अप। आज वर्ल्ड कम्युनिटी जो है वो आतंकवाद के खतरे को बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है। लेकिन आपसे मैं सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आप इतना समझ लें कि हमारी फोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, हमारी डिफेंस फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, सब में ये कैपेसिटी है और ये कैपेबिलिटी है कि हम कहीं भी हिट बैक कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स जो हुए थे, वो सर्जिकल स्ट्राइक्स, वो उसका एक नमूना था। उनकी बात मैं नहीं करना चाह रहा हूं अभी यहाँ पे, लेकिन मैं दूसरी बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं। मैं 1 मिनट का वक्त, वो ये कि हम जो फोर्सेस में काम करते रहे हैं और जो हमारे फोर्सेस हैं, वो किसी रोग नेशन की मिलिशिया नहीं है। हम लॉ के विदिन, उनके जो पैरामीटर्स हैं उनके विदिन ऑपरेट करते हैं। इसलिए वक्त लगता है, खास करके वैसी हालत में जब वो स्टेट स्पॉन्सर्ड किसी नेशन के द्वारा, किसी मुल्क के द्वारा हो और उनको पनाह दी गई हो और वो नेशन हमेशा स्टेट ऑफ डिनायल में हो कि उनके यहाँ वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आज भी अगर उस देश का नाम लीजिए और उनसे पूछिए तो वो हमेशा डिनाई करते हैं कि उनके यहाँ वो मौजूद नहीं है। मौजूदगी गैर मौजूदगी को अलग कर दें अगर, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपसे कि एक और खतरा मंडरा रहा है जिसकी तरफ बहुत कम लोग सोच पाते हैं और मैं उस खतरे से आगाह करना चाहूँगा। कन्वेंशनल टेररिज्म की बात हो गई और इस मंच पे जब आपने हमें बुलाया तो टेररिज्म की जिस बात के लिए कहा गया, मैं वहाँ आपको ये बताना चाहूँगा कि कन्वेंशनल टेररिज्म जहाँ पे लोन वुल्फ अटैक्स होते थे या गुरिल्ला वॉरफेयर के हिट एंड रन टैक्टिक्स डिप्लॉय होते थे, वो तो चलिए कॉमनली फेयर प्लेस अभी भी है। लेकिन आज के दिन में जब हम डिजिटल वर्ल्ड में, इफ नॉट बेटर, वी स्टैंड एट पार विद मोस्ट ऑफ द नेशंस, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा खतरा जो सामने आ पड़ा हुआ है वो साइबर स्पेस में है। साइबर स्पेस में जो साइबर टेररिज्म है, यहाँ पे रेडिकलाइजेशन, रिक्रूटमेंट, प्रोक्योरमेंट, वेपनरी, यहाँ तक कि स्टीलिंग और फेक आइडेंटिटीज होती हैं, जो लोगों की आइडेंटिटीज चुराते हैं, वो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट, फंडिंग, कम्युनिकेशंस, इन सारी चीज़ों का होता है। उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये साइबर टेररिस्ट ऐसे हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट के ऑपरेशंस को नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं, बल्कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में एक स्ट्रिक्ट इंटरनेट डिसिप्लिन कोड है, जिसलिए उनके लिए थोड़ा मुमकिन नहीं होता है। लेकिन प्राइवेट बिजनेसेस में और कॉरपोरेट वर्ल्ड में ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रेजिमेंट इन्फोर्स नहीं है। इसलिए जहाँ पे डिजिटली इंटरलिंक्ड बिजनेसेस हैं, वहाँ पे स्नो बॉलिंग इफेक्ट के साथ में बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ के ट्रेड एंड सर्विसेज इंपैक्ट हो सकती हैं। तो दिस इज अनदर एरिया जहाँ पे हमें जागरूक रहना है, हमें सेफगार्ड्स बनाने हैं, फायर वॉलिंग करनी है साइबर टेररिज्म का। और जहाँ तक इन लोगों की बात है,
हमारे लीगल अपरेटस बहुत मजबूत है, हमारे फोर्सेस के इरादे बहुत बुलंद है। और आज 2017 की बात आपने करी, मैं ये कहना चाहता हूँ 2017 में आज हिंदुस्तान बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और हमारे हिंदुस्तान की फोर्सेस में इतनी ताकत है, काबिलियत है, हौसला है और हिम्मत है कि हम इनको पकड़ के लाएंगे और कानून के हवाले करेंगे, कानून से उन्हें सजा दिलवाएंगे। फोर्सेज में ताकत है, हिम्मत है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अरूप पटनायक साहब, आपसे अब मेरा अगला सवाल है, क्योंकि आप 93 ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन से भी जुड़े रहे, मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे। मुंबई को सबसे ज़्यादा जख्म दिया दाऊद इब्राहिम ने। सिन्हा साहब का जो कहना है कि 17 है और उम्मीद है, लेकिन 25 साल एक लंबा वक्त होता है। जो बाकी और इन लोगों ने नाम जो अभी लिया सिन्हा साहब ने, चाहे छोटा राजन हो, सलेम हो, वो किस तरीके से आए हम सब जानते हैं, लेकिन असली में जो पूरे डी कंपनी का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, जो मुंबई का सबसे बड़ा दुश्मन दाऊद इब्राहिम, वो हाथ नहीं आया। क्या मुंबई पुलिस के कभी ऐसा लगा, क्योंकि एक बार मैंने ये भी सुना था मुंबई पुलिस के कमिश्नर से बात करने की कोशिश की थी शायद दाऊद ने सरेंडर करने के लिए उस 93 के बाद, जिसका जिक्र मैं भी नीरज साहब से पूछूंगा, उन्होंने अपनी किताब में किया था। आपको लगता है कभी मुंबई पुलिस को ऐसा लगा था कि हाँ दाऊद हाथ आ सकता है? जहाँ तक दाऊद इब्राहिम का सवाल है, मैं जब 1991 में मैं पहली बार जो है मेरा पोस्टिंग मुंबई सिटी में हुआ था। मैं पहले जिले में एसपी पोस्टिंग पर था, बाद में डीसीपी बनकर मैं आया था। तो उस समय ये बात सही है कि मुंबई पुलिस में केवल एक ही जो यानी सबसे दबदबा जो था वो दाऊद इब्राहिम का ही नाम का था। हालांकि दाऊद 88 में चला गया था, मतलब वो दुबई और पाकिस्तान इस तरफ चला गया था। फिर भी जब मैं 91 में पहली बार फरवरी में आया तो सारा पुलिस महकमा में केवल दाऊद का ही नाम चलता था। मैं आपको बताऊं, जब पहला हफ्ते जब हम पूरा इलाका देखने गए, पेट्रोलिंग जिसको बोलते हैं, तो साथ में कुछ ऑफिसर लेके गया था मैं। तो मैं कोलावा से मैंने शुरू किया, मैंने कहा सब एरिया दिखा दो, क्योंकि मुंबई के पूरा एरिया मुझे जानकारी नहीं थी। तो वहाँ से ऑफिसर बताता गया कि एरिया गौली का है, उसके बाद ये अमर नायक का है, फिर ये दाऊद का एरिया आता है, फिर इसके बाद फिर दाऊद का है। तो सारा एरिया, तो मैंने कहा पुलिस का एरिया इधर किधर कहाँ है हमारा? यहाँ तो सब गैंग लोगों ने बांट दिया है पूरा एरिया अपना अपना। तो कहने का मकसद क्या है, हालांकि वो नहीं था तो लार्जर देन लाइफ रहा, 91 में रहा, और 91, 92 में कोई भी ऐसा फाइनेंशियल डील होता नहीं था, या कोई बिल्डिंग या कोई भी फिल्म भी बनती नहीं थी जिसमें कहीं ना कहीं इन लोगों का नाम, यानी भाई जिसको बोलते हैं, भाई का फोन आया, भाई का नहीं आया, मतलब दाऊद और उसके जो हायरार्की उनकी चलती है। उनके अंदर कुछ पुलिस ऑफिसर भी मिले हुए थे हमारे, तो उन लोगों को भी उनके खिलाफ कभी कार्रवाई भी हमने की थी। यानी पॉलिटिकल, पुलिस और पूरा यानी बाकी लोगों का, फिल्म इंडस्ट्री, सभी लोगों का एकदम इन लोगों का इतना बड़ा पकड़ था, तो काम करना उस टाइम मुश्किल जाता था। तो उसी टाइम जो फायरिंग भी होते थे, जो इंटरगैंग्स जो फाइट्स भी होते थे, वो केवल डी कंपनी के, कहीं ना कहीं डी कंपनी का नाम आता था। पर 92 में ये जो राइट्स हुए दिसंबर में, और उसके बाद जो फॉलोइंग जनवरी 93 में, उसके बाद जो ब्लास्ट हुआ गया स्पेशली, उसके बाद सारा इक्वेशन अलग हो गया। उसके बाद चीज़ें जो है थोड़े कम्युनल लाइन पे चला, और इनके पास काफ़ी जो हिंदू जो गैंगस्टर थे, जैसे छोटा राजन का नाम आता है या बाकी, काफ़ी उनमें फुट हो गया। तो उसके बाद थोड़ा सा, जिसको मैं कहता हूँ कि ये दाऊद का जो दबदबा, उसके बाद थोड़ा कम हो गया, और नए नए ये जो छोटे छोटे लोग थे, चाहे अबू सलेम हो, चाहे राबी पुजारी हो, ये दूसरे जो छोटे छोटे लोग थे सब, इन लोग थोड़ा सा ऊपर आए, और बाकी गुनेगारी जो बाकी टाइप चलता रहा। 2000 में हम लोगों ने वो जो एनकाउंटर पॉलिसी का काफ़ी उसका इफेक्ट भी रहा। तो मेरा कहना है कि अभी तक भी कुछ ना कुछ चलता है। जैसे छोटा शकील का फ़ोन आता था, अभी मैं जब कमिश्नर था, मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, हालांकि लोगों का मानना है कि आज़ाद मैदान राइट्स के बाद मेरा तबादला हुआ था, पर ऐसी बात नहीं थी। इन लोग, मेरे तबादले में इनका हाथ रहा। ये छोटा शकील का और एक वहाँ के एक लकड़ा वाला करके आदमी है बम्बई का, उनका एक ट्रांसक्रिप्ट और टेप मेरे पास है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 महीने के अंदर अरूप पटनायक को हला देंगे, और वो 1 महीने के अंदर ही महल गया। तो इनका प्रेशर, एक कमिश्नर को हलाने की ताकत रखते हैं अभी भी।
तो कहीं ना कहीं इनका तो कौन लोग थे वो जो अंडरवर्ल्ड बहुत के जकड़ कहने इनका इन लोगों को तो मैंने कहा ना, मैं 25 साल था, डीसीपी रहा, एडिशनल सीपी रहा, जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर रहा और कमिश्नर भी रहा मुंबई में। इनके नीचे से ऊपर तक इनके पाले मुले, क्योंकि सभी चीज फाइनेंस पे चलता है मुंबई में। जैसे नॉर्थ इंडिया में इस जगह पॉलिटिक्स पे या पावर में या इसमें चलता है, ऐसा नहीं है। तो मुंबई में एवरीथिंग, सभी चीज जो है फाइनेंशियली लिंक्ड रहता है और हर जगह, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे एसआरए प्रोजेक्ट्स हो, चाहे और इसमें पॉलिटिकल लोग काफी आ जाते हैं। अभी उनका भी नाम ले लूंगा क्योंकि ये सही जगह नहीं है, पर उन लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है। और जहां तक सवाल है उन लोगों को यहां लाने का, मैं सीबीआई में मैंने 5 साल रह चुका हूं। एक छोटे छोटे लोगों को भी लाने के लिए हमको 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाते थे। ये जो कागज, जो पेपर वर्क रहता है और हमारे लॉ उनके लॉ, वो काफी लंबा प्रोसेस है। यानी हमारी तैयारी रहती है, सीबीआई के लोग पूरे, जैसे डायरेक्टर बोल चुके हैं, वो पूरी तैयारी से, पूरी तनमन से काम करते हैं। सफलता नहीं होती इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा, आप देखिए अभी विजय मल्ल्या का, वो क्या क्या स्टैंड ले रहा है। यानी ये मल्ल्या जो स्टैंड ले रहा है कि ये इनके जेल ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कुछ ना कुछ स्टैंड लेके, यानी सबको मालूम है वो व्यक्ति को हम ला नहीं पा रहे हैं। तो ये लोगों को भी लाना, अभी दाऊद एक्चुअली अभी इतना पावरफुल रहा नहीं, और उसके नाम पे थोड़ा वो चलाते हैं। यानी नाम कहते हैं ना, राम से राम का नाम बड़ा है, तो दाऊद से दाऊद का नाम बड़ा, ऐसा काफी दिन हमने झेला इसको। नीरज कुमार साहब, आप भी सीबीआई में रहे, दिल्ली पुलिस के अलावा करीब 9 साल तक सीबीआई में आपने काम किया। आपने हाल में एक बाकायदा अंडरवर्ल्ड पे बुक भी लिखी, जिसमें एक जगह आपने जिक्र किया कि दाऊद का एक कानून मंत्री आपकी कस्टडी में था सीबीआई हेडक्वार्टर में, और उसने ये आपसे कहा था कि दाऊद शायद सरेंडर करना चाहता है, और आपने उससे कहा था ठीक है, फ़ोन मिलाकर मेरी बात कराओ। और आपके वो जो प्राइवेट नंबर है उस पर बाकायदा फ़ोन पे पहली बार आपकी दाऊद से बात हुई। क्या उस बातचीत के बाद आपको लगा था कि दाऊद सच में इंटरेस्टेड है सरेंडर करने को या इंडिया लौटने को अपनी शर्तों पे? और क्या बात हुई थी, अगर वो आप बता सके पूरी? मुझे नहीं लगता कि वो सीरियस था वापस आने में, क्योंकि जिस तरह की वो शर्तें रख रहा था, उसको ये बात मालूम थी कि वो शर्त कभी भी भारत की सरकार नहीं मानेगी कि मुझे हाउस अरेस्ट में रखा जाए, मुझे केवल बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में ट्राई किया जाए और जो मुकदमे हैं उसमें मेरा ट्रायल ना हो। तो इस तरह की शर्तें जो रख रहा था वो उसे ज्ञात था, और हम लोग तो जानते ही थे कि कोई सरकार, कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग सरकार उन शर्तों को नहीं मान सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि वो सीरियस था वापस आने में, वो एक ड्रामा कर रहा था, और ड्रामा 2-3 फोन कॉल तक चला, उसके बाद हम लोगों ने उससे बात करनी बंद कर दी। सिन्हा साहब, आपसे एक, चूंकि अभी जिक्र किया सीबीआई, एक माल्या को लाने में इतना टाइम लग जाता है जो प्रोसेस पूरा है। एक और भी इल्ज़ाम लगता है हमेशा कि सीबीआई एक पिंजरे में बंद तोता जैसा है, जो सरकार जैसे आती है उसको उसी तरह से उड़ाती है। आप बाकायदा डायरेक्टर रहे हैं सीबीआई में, आपने कभी ऐसा महसूस किया कि हाँ वाकई ये जो कहा जाता है ये सच है, प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है? पॉलिटिकल केसेस को छोड़ दें तो इस तरह के अंडरवर्ल्ड के केसेस में भी इस तरह के प्रेशर फेस करते हैं। और ये चूंकि देखिए सच तो है कि हाँ ये पिंजरा है जो जिसमें तोता है कैद, आप इससे मना नहीं कर सकते, लेकिन जानना चाहेंगे आपसे। मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि क्यों नहीं मना कर सकते? मैंने 2 साल का अपना काम पूरा किया वहाँ पे, इसलिए कि जो भी सरकार आती है एक्शन था, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मेरा कौन सा ऐसा एक्शन था बतौर डायरेक्टर सीबीआई जिसे आप कह सकते हैं कि पिंजड़े में बंद तोते की तरह किया? ये पहले कही हुई बात थी। जहाँ तक मेरे पीरियड का सवाल है, मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर सकता हूँ। पहले कही बात थी? नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पहले जो कही हुई बातें थी उसके बारे में मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपने पीरियड के बारे में ये कहूँगा कि न तो मुझे कोई प्रेशर दिया गया, जो भी डिसीजंस मैंने लिए वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लिए। ये पॉलिटिकल रेटरिक जो है, ऑन अकाउंट ऑफ द पॉलिटिकल डिफरेंसेस विद द गवर्नमेंट ऑफ द डे, शुड नॉट कम इन वे ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। ये बात सही है कि दिक्कतें आती हैं, और एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो सिर्फ सरकार की नहीं होती हैं, अपोजिशन की भी होती हैं, और आम आदमियों की भी होती हैं, साधारण जनों की भी होती हैं, नागरिकों की भी होती हैं।
और ये डिपेंड करता है कि कौन उस कुर्सी पे बैठा हुआ है और उस एक्सपेक्टेशन को प्रेशर के रूप में लेता है या अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लेता है। मैंने इंडिपेंडेंट स्टैंड लिए और मुझे कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई और न मुझे कोई परेशानी हुई। 2 साल मैंने अपना जो कार्य की अवधि थी उसे पूरा किया और मुझे कहीं पे कोई परेशानी नहीं इसकी वजह से उठानी पड़ी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मेरे दोस्त मिस्टर अरूप पटनायक ने जो बात कही पेपर वर्क के सिलसिले में, देखिए मैं ये कहता हूँ कि ये दिक्कतें हैं, कानूनी अड़चनें हैं और मैंने जैसे पहले जिक्र किया था कि हम लोग कोई मिलिशिया नहीं है या किसी रोग स्टेट या नेशन को नहीं बिलोंग करते हैं, हम लॉ के पैरामीटर्स के विदिन ऑपरेट करते हैं। देन व्हाट हैपेंस इज दैट यू रिक्वायर ग्रेटर कोऑपरेशन with the rest of the world. When I was Director CBI, I can tell you that we had very fruitful interactions with our counterparts within the Interpol community. और आपने एक हल्का सा जिक्र किया जिसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपने कहा कि सभी जानते हैं वो कैसे आए। मैं आपको बिल्कुल तसल्ली दिलाना चाहूँगा कि छोटा राजन जो आया वो एक स्विफ्ट ऑपरेशन था जो हमारे इंटरपोल के पार्टनर नेशंस के साथ मिलकर किया गया था। और यहाँ पे ये कोई मुगालता, कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए कि किसी भी फिजिटिव को पकड़ने में हमारे एजेंसीज जो हैं वो कामयाब नहीं होंगी, कामयाब होंगी, वक्त लगता है, ये कानूनी नहीं। फिर ऐसी क्या वजह है जब छोटा राजन की बात आती है जिस तरीके से लाया गया, उसकी गिरफ्तारी से पहले मीडिया के एक तबके में पूरी खबर थी कि छोटा राजन इतने दिनों बाद आएगा। और उसकी एक वजह ये है जो आप चाहे पुलिस हो या सीबीआई ये जानती है कि हमारे देश में एक लकीर खींच दी गई है, छोटा राजन राष्ट्रवादी डॉन, दाऊद इब्राहिम एंटी राष्ट्रवादी डॉन। तो ये जो 93 के बाद जो लकीर आई थी, तो ये शुरू से ये था कि छोटा राजन पकड़ा जाएगा, आएगा। ये बात उसकी गिरफ्तारी से पहले थी जब वो वहाँ पे गिरफ्तार हुआ। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं कि ये कोई जिक्र हुआ हो कि छोटा राजन गिरफ्तार होगा और आएगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं ऑपरेशंस की डिटेल्स आपको नहीं बता सकता बिकॉज दैट विल कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी ऑफ मेनी ऑफ माय कोलीग्स एंड पर्टिकुलरली जो दूसरे नेशंस में हमारे काउंटर पार्ट्स हैं। न तो किसी भी स्तर से या कहीं से भी हम लोगों को ये कहा गया कि उन्हें नहीं गिरफ्तार कीजिए कि वो राष्ट्रवादी हैं, और न ही इस बात की कोई दबाव या कोई किसी भी तरह का प्रेशर दिया गया हो कि इनको लाना है नहीं लाना है, बल्कि ये एक ऑपरेशन था। जहाँ तक नेशनल और एंटी नेशनल की बात है, मैंने अभी आपसे कहा कि टेररिस्ट जो होते हैं दे आर क्रिमिनल्स, दे कमिट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और उनको गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट के पैमाने में आप नहीं ढाल सकते। अ टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट पीरियड, दे कमिट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और उनको सजा दिलाना ही सभी एजेंसीज का, सभी फोर्सेस का मकसद है और वो इसके लिए कामयाब है। मैं आपको सिर्फ वही नहीं कहता हूं, बल्कि वो तमाम लोग जो कि रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस में रहे हैं, और बड़ा दुख होता है जो इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देते हैं। अभी मैंने हाल में पढ़ा कल या परसों के एक न्यूज़ रिपोर्ट को अगर मैं बिलीव करूं तो परवेज मुशर्रफ साहब कह रहे हैं, वो जनाब, कि हाफिज सईद को सपोर्ट करते हैं और सिंपैथाइज करते हैं। If this is the self-admission of Parvez Musharraf, then I'll appeal to the world community that even Parvez Musharraf should be tried for sponsoring terrorism. Terrorism को हम पनाह नहीं दे सकते, ये एक गंदी चीज है, मासूमों की जान लेता है, डिस्ट्रॉय करता है, इकोनॉमीज को डिस्ट्रॉय करता है, वर्ल्ड के प्रोग्रेस और पीस को हिंडर करता है। और कौन सा मजहब इजाजत देता है दहशतगर्दी की? कोई मजहब इजाजत नहीं देता। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो मुल्क स्पॉन्सर करते हैं टेररिज्म को, उस दलदल में आज वो खुद इतना गिर चुके हैं, इतना फंस चुके हैं कि उनकी आवाम परेशान हो रही है। और इसलिए पूरी की पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी आज जुड़ी हुई है टेररिज्म के खिलाफ लड़ने में। तो जहां पे सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं टेररिस्ट के खिलाफ, ऐसी हालत में तो जाहिर सी बात है कि चाहे दाऊद इब्राहिम हो या हाफिज सईद हो या कोई भी हो, देयर टाइम इज अप and they have to face the consequences of what they have done. मैं वापस इसी चीज पे आऊंगा जो मैं अभी बात कर रहा था छोटा राजन को लेकर। एक इससे पहले बहुत ये भी इशू उठा था, मैं नीरज कुमार साहब से ये सवाल करूंगा क्योंकि वो इससे जुड़े हुए हैं और इन्होंने किताब में मेंशन भी किया। याकूब मेमन जिसको 93 ब्लास्ट के लिए फांसी दी गई है,
याकूब मेमन की पूरी फैमिली को इंडिया लाया गया था दुबई से, मतलब उसकी बीवी, भाभी और वो सारे लोग थे, करीब 7-8। और याकूब मेमन खुद शायद काठमांडू से आया था, लेकिन तब भी ये उठा था, ये बात उठी थी कि याकूब मेमन को एक समझौते के तहत हिंदुस्तान लाया गया है और उसके बाद शायद उसे वादा माफ गवाह बना दिया जाएगा और उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन फिर कुछ ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज हुए कि वो सारी चीज़ें नहीं हुई। ये सारी चीज़ें मीडिया में, बल्कि एक इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा इस पर सीरीज भी चलाई थी। क्या याकूब मेमन के साथ ऐसा कोई समझौता या उसको कोई ऐसा वादा किया गया था कि तुम अपनी फैमिली को लेकर आओ और तुम्हारे साथ हम यहाँ ये करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप इससे जुड़े हुए, इसलिए आपसे ही समझिए। बिल्कुल नहीं। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि ना याकूब मेमन के साथ कोई ऐसा समझौता हुआ था, ना उनकी फैमिली को लाते वक्त कोई ऐसा डील उनके साथ किया गया था। अगर उनके साथ ऐसा डील होता तो आज याकूब मेमन जिंदा होते, उनको फांसी नहीं मिलती और उनके परिवार के 3 सदस्य लाइफ सेंटेंस नहीं झेल रहे होते, जो कि अभी वो झेल रहे हैं। तो कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ था, ये एक मीडिया का क्रिएशन था। और मैं एक पहलू पर थोड़ा अपने दोस्तों से डिफर करना चाहूँगा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें कागजी कार्रवाई करने से या बिल्कुल बाय द वर्ड ऑफ द लॉ जाने से हमें सफलता नहीं मिलती है। आपने मेमन्स का जिक्र किया तो मैं बता दूं कि जब हम मेमन्स को लेके आए तो कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई थी। ये सारी कुछ इनफॉर्मल तरीके से वहाँ की सरकार के साथ बातचीत, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यहाँ आ गए थे जी, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर उनकी फैमिली शायद दुबई से उनकी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर उनको हम लोग लेकर इंडिया आए थे। तो वो अगर हम लोग जनरल जो तरीका है एक्सट्रेडिशन का या डिपोर्टेशन का, वो सब अगर हम लोग फॉलो करते तो वो कभी नहीं आते। आफ्ताब अंसारी, जिसका जिक्र मैंने अपनी किताब में किया है, वो भी नहीं आते। तो कई दफ़ा हम सब जानते हैं, हम यहाँ स्वीकार करें या ना करें, कि कई क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए हमें जो लीगल तरीका है उससे थोड़ा सा हटके हमें प्रैक्टिकल तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दाऊद इब्राहिम कभी इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस की वजह से या वर्ल्ड टेररिस्ट घोषित करने की वजह से या किसी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट के पनाह पर वो भारत आ सकता है। ये अगर हम सोचते हैं तो हम उसको पकड़ने की बात बिल्कुल भूल जाएं। उसको पकड़ने के लिए हमें थोड़ा सा इस लीक से हटकर चलना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा प्रयास पहले भी हुआ है। एक ऐसे प्रयास में से मैं जुड़ा भी हुआ था, किसी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया, सरकार की स्वीकृति नहीं मिल पाई, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ऐसे प्रयास, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं दावे के साथ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे प्रयास अभी भी चल रहे हैं। और ऐसे ही प्रयास से अगर वो पकड़ा गया तो वो वापस आएगा। मेरा यह मानना है कि डॉन का पकड़ना मुमकिन है, आसान बेशक न हो, लेकिन 25 साल हो गए, लेकिन 25 हो जाए, 30 हो जाए, जब तक वो जिंदा है, अगर हम यही सोच के चलते कि हम उसको नहीं पकड़ सकते हैं तो आज ये वार्ता नहीं हो रही होती। तो हमें एज पुलिस ऑफिसर्स, एज अ कम्युनिटी, एज अ कंट्री ये सोचना है कि हम इस मुश्किल काम को हम मुमकिन बना सकते हैं। अरूप साहब, आपसे एक सवाल ये है कि जैसा अभी नीरज साहब ने कहा कि ऐसे कई ऑपरेशन चल रहे हैं, जो खुफिया चलते भी हैं हमारे लेवल पे। नहीं, मैं आपसे जो मेरा सवाल है वो ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया, पाकिस्तान की सीमा में घुसे और मार के चले आए। थोड़ा सा आगे बढ़ जाए कराची तक, ऐसी एक सर्जिकल स्ट्राइक तो क्लिफ्टन रोड तक भी पहुंच सकते हैं क्या? नहीं, ये जो यानी स्टेट पुलिस के लेवल पर ये काम होता नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है हायर एजेंसीज, जैसे नीरज कुमार साहब, आप सीबीआई में भी रहे थे, इसलिए मैं जानना चाह रहा था। हाँ, क्या? क्योंकि आप सीबीआई में भी रहे, इंटरपोल में भी रहे। नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है। जिसके बारे में मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है, मैं उसमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें
मुंबई पुलिस के लेवल पे भी हमने कोशिश किया था, बट उसमें सेंट्रल एजेंसी को बताया जाता है ये जो स्पेशल लोगों को भेजना, ये अपना जो पॉलिसी पहले थोड़ा बहुत था वो कांटे से कांटे वाला पॉलिसी था। कभी ये छोटा राजन वालों को लगाते थे इनके पीछे, ये दाऊद वालों को, मतलब एक दूसरे को वो पॉलिसी कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच और हम लोग ये से अपनाते थे। क्यों आपने देखा होगा काफ़ी गैंगस्टर्स के भी बीच में इनके झगड़े होते हैं, क्योंकि एक दूसरे पे ये जो खास करके जो मेन गैंग्स हो गए थे 93 के बाद, छोटा राजन और दाऊद, तो इन लोगों का आपने देखा होगा 2-3 अटैक्स भी बाहर हुए थे जिसमें छोटा राजन को गोली लगी थी, कहीं छोटा राजन वाले उनको लगा देते थे। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोगों का भी कहीं ना कहीं इसमें जानकारी रहती थी, कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी रहता था, ये जो ऑपरेशंस बोलते हैं। और जैसे साहब ने बताया, नीरज कुमार साहब ने, उनके लेवल में भी जो आउट ऑफ द ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, व्हिच आर डेंजरस ऑपरेशन, मे नॉट बी स्ट्रिक्टली एज पर लॉ, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसमें उनको कॉन्फिडेंस भी लिया जाता है। तो उसी टाइप के ऑपरेशंस हमारी तरफ से भी किए गए हैं। और मैंने कहा कभी कभी सरकारी तौर पर और कभी कभी ये दूसरे गैंग्स को भी लगाकर, जिसको मैंने कहा कांटा से कांटा निकालना, वो पॉलिसी कहीं ना कहीं हम लोग अपनाते रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का जो प्रकोप था, इनका जो प्रादुर्भाव था, जो इन लोगों का जो यानी इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया था। तो आज के दिन में वो पूरा मैं आपको बताना चाहूँगा, कम से कम मुंबई सिटी में आज के दिन में कम से कम दाऊद इब्राहिम गैंग का इन्फ्लुएंस करीब नहीं है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। सिन्हा साहब, अमेरिका अहमदाबाद में घुस के उसामा बिन लादेन को मार सकता है, हम भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, तो क्या ये मुझसे मुमकिन नहीं है कि हम भी कुछ ऐसा करें जो कराची में जो अच्छा ये भी है कि दाऊद का जो टेलीफोन नंबर से लेके उसका पता कहाँ, आजकल तो शायद सभी को पता है, हर एक को मालूम है, बस पता नहीं लगता तो उसी का नहीं लगता कि हम उसे लेकर नहीं आते। तो क्या कोई हम अहमदाबाद जैसा ऑपरेशन करके डॉन को नहीं ला सकते? आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं नीरज कुमार साहब और अरूप पटनायक साहब ने जो कहा है उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। वो ये कि देखिए, ऑपरेशंस होते हैं और हमारी कैपेसिटी है, लेकिन उनके बारे में खुले तौर पे चर्चा करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कि क्या ऑपरेशंस होते हैं और कैसे होते हैं। लेकिन मैं ये भरोसा दिलाना चाहूँगा और ये बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे फोर्सेस में कैपेसिटी है, और ये आपकी बात का जवाब भी है, हमारी फोर्सेस में कैपेसिटी है कि ऐसे ऑपरेशंस को हम कर सकें। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स जिनकी बात हमने भी की और आपने भी की, ये एक उदाहरण था that just demonstrated our capacity that we are capable of hitting anywhere and everywhere if we are forced to retaliate. लेकिन मैंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि हम किसी रोग नेशन की रोग मिलिशिया नहीं है। हमारा काम है कानूनी प्रक्रिया को सुदृढ़ करना, मजबूत करना। हम दाऊद इब्राहिम को यहाँ लाना चाहते हैं और ये मुमकिन है और ये होकर रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ हम ज़रूरत और हालात के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। हम ये कतई नहीं कहेंगे कि हम ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं और बिल्कुल ये भी नहीं कहेंगे कि हम ऑपरेशन नहीं करने जा रहे हैं। जैसा वक्त होगा, जैसे हालात होंगे, जैसी ज़रूरत होगी, उस ज़रूरत के मुताबिक हमारी सक्षमता है। मैंने आपसे ये कहा, टुडे इंडिया स्टैंड्स स्ट्रॉन्गर दैन एवर बिफोर। हमारे पास काबिलियत भी है, हौसला भी है, उसके साथ साथ हिम्मत के साथ साथ हमारी तैयारियां भी हैं, सारी चीज़ें हमारे पास हैं। और जहाँ तक दाऊद इब्राहिम है, वो एक नेशनल सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ आदमी है, इसलिए उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। हाफिज सईद हमारे नेशनल सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ वो आतंकवादी है, इसलिए हम चर्चा करते हैं। लेकिन हमारी चर्चा सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं रह जानी चाहिए। मैंने आपको बताया कि हमारी चर्चा आगे बढ़नी चाहिए। हमें टेररिज्म के खिलाफ पर से लड़ना होगा। एंड एज आई सेड, देयर आर इमर्जिंग चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ टेररिज्म। अभी तक हम कन्वेंशनल टेररिज्म पे रुके हुए हैं। जनता के जहन में ये बात नहीं अभी तक आई है कि साइबर टेररिज्म से डिजिटल स्पेस में उनका क्या नुकसान हो सकता है। किसी की आइडेंटिटी अगर चुरा ली जाए और उसको अगर यूज किया जाए
for destruction and violence, then that person who is a helpless victim of such identity theft, she can become liable for the crimes which he may not have committed. और ये जो डिस्ट्रक्शंस एंड वायलेंस है ये बहुत ही वाइड स्प्रेड है एंड दे कैन हर्ट आवर इकोनॉमिक इंटरेस्ट. आज हमारी स्ट्रेंथ, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हम ऐसे फ्यूजिटिव्स को पकड़ के लाने में सक्षम हैं, वो इस बिना पे कह रहा हूं कि हमारे पास आज एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है. दुनिया के तमाम मुल्कों के बीच में आज हमारी इज्जत ज्यादा है. हम आज जब बात करते हैं तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करते हैं. हम याचना नहीं करते हैं, हम भीख नहीं मांगते, हम मांग नहीं करते हैं कि दाऊद इब्राहिम को दे दीजिए, बल्कि हम डिमांड करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि दाऊद इब्राहिम को हमें सौंपा जाएगा. पर यहाँ पे एक सच्चाई दूसरी भी है. आप साइबर टेररिज्म की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं. नीरज कुमार साहब ने बाकायदा आपकी किताब में जिस तरीके से जिक्र किया, हालांकि मुझे हैरत भी हुई कि इतना खुल के कैसे लिखा. जब ऐसी चीज़ें होती है, इन्वेस्टिगेशन बड़ा इंपॉर्टेंट माने रखता है, लेकिन सीबीआई में जो सबसे बड़ी दिक्कत है उसमें यह है कि अलग अलग फोर्सेस से लोग डिपुटेशन पे आते हैं और शायद उनको बेसिक इन्वेस्टिगेशन की जो एक पुलिस वाले जो करते हैं वहाँ पे वो बहुत बड़ी कमी रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे केसेस खराब भी होते हैं. ये तो एक चीज़ है. दूसरा ये कि सीबीआई में टांग बहुत खींचते हैं. जैसे मुझे याद है कि नीरज कुमार साहब जब दाऊद इब्राहिम से बात करते थे तब दूसरी एजेंसी ने इन्हें बाकायदा, इनके सीनियर ने टोका भी कि आप दाऊद से ज़्यादा बात ना करें वरना आप फंस सकते हैं. और इनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा कि अंडरवर्ल्ड से इनके रिश्ते हैं. तो सीबीआई में ये सारी कमियां भी हैं. नीरज साहब आपसे ये सवाल है, उसके बाद मैं फिर सिन्हा साहब से. ये आप ही की किताब में सब कुछ मेंशन है. नहीं, ये सीबीआई का दोष नहीं है, ये एक ह्यूमन दोष है. एक दूसरे को रन डाउन करना हर प्रोफेशन में होता है. जैसा एक बार पहले भी मैंने कहा है कि ये आपके प्रोफेशन में भी होता है कि अगर किसी एक रिपोर्टर के पास सोर्सेज अच्छे हैं, मान लीजिए क्रिमिनल वर्ल्ड में आपके सोर्सेज हैं, तो कभी आप पर इल्ज़ाम भी लग सकते हैं कि देखिए ये क्रिमिनल के साथ मिक्सड है. तो ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं. ये एक ह्यूमन फेलिंग है, नॉट दैट इट इज़ अ फेलिंग ऑफ सीबीआई अलोन या सीबीआई सेंट्रिक ये फीलिंग है. ऐसा नहीं है. पुलिस में भी होता है, सरकार में भी होता है, अलग अलग विभागों में होता है. तो ये उसका एक मैनिफेस्टेशन है, ना कि सीबीआई के माहौल का है. आपने जिक्र किया कि दाऊद इब्राहिम के बारे में क्या हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उसे जल्दी से वापस लाया जा सके और इसके पहले कि वो वहीं उसका देहांत हो जाए या वहाँ वो ख़त्म हो जाए. तो मैंने वो जैसा पहले कहा कि वी हैव टू अडॉप्ट सम एक्स्ट्रॉर्डनरी मेथड्स एंड दोज एक्स्ट्रॉर्डनरी मेथड्स हमारी एजेंसीज उसके लिए सक्षम हैं और ऐसे प्रयास समय समय पर होते हैं. और मेरा ये मानना है कि अभी भी ऐसे प्रयास ज़रूर चल रहे होंगे. ये मेरा अनुमान है. मेरा असल में सवाल ये भी था कि सीबीआई में जो इन्वेस्टिगेशन को लेकर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अलग अलग फोर्सेस से आते हैं डिपुटेशन पे, तो कई बार इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं होती. उसका बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है आप बेहतर जवाब देंगे, आरुषि केस है. सीबीआई ने इस केस को हैंडल किया, इस केस को लेकर तमाम सवाल उठे. उसके बाद सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने तलवार दंपत्ति को उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर दोनों को बरी कर दिया. तो अब सीबीआई के ऊपर फिर ये सवाल उठा है कि इस पूरा इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किस तरीके से किया, क्योंकि सीबीआई को इस तरह के केसेस को लेके कई बार उंगलियां उठी हैं और इतनी बड़ी जांच एजेंसी है और इस तरह के केस में अगर ऐसी हार मिलती है तो फिर वाकई ये सोचने वाली बात होती है. ये एक इत्तेफाक कह लीजिए कि हम तीनों यहाँ बैठे हुए हैं आपके पैनल में. वी आर ऑल एक्स सीबीआई. शायद आपने फिर बहुत सोच समझ के हम तीनों को इकट्ठा किया. लेट मी टेल यू कपल ऑफ थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं न्यायालय के जजमेंट्स के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आरुषि केस में जिन्हें लोअर कोर्ट्स ने सज़ा याफ्ता किया था और हाई कोर्ट ने छोड़ा है, उन्हें हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में निर्दोष नहीं बताया है. एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया. बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है. नाउ व्हाट इज बेनिफिट ऑफ डाउट? मैं इसको
थोड़े दूसरे ढंग से कहना चाहूँगा कि हमारे लॉज बहुत मजबूत हैं, लेकिन साथ ही साथ ट्रायल रिलेटेड प्रोसीडियरल लॉज जो हैं वो कुछ इतने पेचीदा हैं कि उनमें बहुत वक्त लग जाता है। और साहब, हमारा देश बड़ा यूनिक है। यहाँ का कानून इस बात की इजाज़त देता है कि जो क्राइम करते हैं उनको मीडिया में भी स्पेस मिलता है और वो तमाम तरह से कानूनी पेचीदगियों का फ़ायदा उठा करके एक एक चीज़ को स्टॉल करने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब अबू सालेम का ट्रायल चल रहा था तो उस दौरान मुझे मालूम है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि उन्होंने, अबू सालेम के वकील ने और अबू सालेम ने खुद ने इतनी तमाम पिटिशन्स पोर्चुगल को भेजी और यहाँ की न्यायालय में भी इतनी सारी टैक्टिक्स अडॉप्ट करी स्टॉल करने के लिए कि वो ट्रायल एक लंबा अरसा बीता। तो हमारे प्रोसीजरल लॉज को सिंप्लीफाई करना होगा ताकि ट्रायल जो है बड़ा स्विफ्ट हो जाए, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस शुड बिकम स्विफ्टर। और आरुषि के मामले में मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी या भ्रांति फैली हुई है लेट एजीएल कॉल के बारे में। दैट पर्सन इज नो लॉन्गर अलाइव, जिसने इन्वेस्टिगेट किया था। और मैं ये कहना चाहूँगा, आई हैव वर्कड विद दैट ऑफिसर, एन एब्सोल्युटली फर्स्ट रेट ऑफिसर। आज वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए यहाँ पे नहीं है, तो उसके बारे में मोटिव्स इम्प्यूट किए जाते हैं। कि मुझे ये बताइए कि क्या वजह हो सकती है कि आरुषि के पेरेंट्स को सीबीआई कहे कि वो उस बात के गुनहगार हैं। उनसे कोई दुश्मनी किसी की नहीं थी, कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। आप कहते हैं, आपने इशारा किया कि शायद हमारी तैयारियां, जो इन्वेस्टिगेटिंग टेक्निक्स हैं, उनमें कोई खामियां होंगी। मैं आपको बताऊं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि सीबीआई में तमाम स्टेट पुलिस फोर्सेस से और डिफरेंट फोर्सेस से ऑफिसर्स आते हैं और एक तबका ऐसा भी है जो सीबीआई में ही आता है और वहीं आगे प्रमोट होता है और काम करता है। ये सभी मिलजुल करके सीबीआई की मेथोडोलॉजी जो है और उनके जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स हैं उनमें पारंगत होते हैं, उन्हें प्रॉपरली ट्रेन किया जाता है। इनफैक्ट ड्यूरिंग माई टाइम आई ऑल्सो ट्राइड, एंड आई एम हैप्पी टू से, though I have already said it earlier in the media, that the government sanctioned the setting up of an international center for excellence in investigation. Now, this would help us train our forces and our men better. होता क्या है कि स्टेट पुलिस फोर्सेस में जब स्टेट पुलिस के पास कोई केस जाता है और उसके काफ़ी वक्त के बाद में सीबीआई में केस आता है, तब तक हमें बहुत अरसा गुजर जाने के बाद में चीज़ों को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद में बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस जिन्हें ग्लॉस ओवर कर दिया गया होता है, उनको फिर से यहाँ पे आपको थोड़ा सा टोकूंगा सर। आपने कहा कि पुलिस की सीबीआई में अफसर आते हैं, डिप्यूटेशन पे आते हैं। मैं बेस्ट एग्जांपल है इसका कि कैसे काम होता है। गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर सीबीआई में रहे। गुड़गांव में एक रैन स्कूल में एक मर्डर होता है एक बच्चे का। उन्हीं पुलिस कमिश्नर साहब अगले 24 घंटे के अंदर एक कंडक्टर को पकड़ते हैं, बाकायदा कैमरे पे वो डिक्लेयर भी कर देता है मैं नहीं मारा है। और उसके बाद इसमें ज़्यादा लेट भी नहीं होता, 10-15 दिन के अंदर केस सीबीआई के पास, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ है। उसके बाद सीबीआई जब केस लेती है फिर कहती है कि नहीं, एक 11th क्लास का बच्चा उसने मारा। तो वो सीबीआई के अंदर से ट्रेनिंग लेकर जा चुके हैं, अब स्टेट पुलिस में है, वो भी यही गलती कर रहे हैं। सेम आरुषि में जो आपने कहा, आरुषि में कहानियां सारी हैं, सीबीआई के हिसाब से सारी कहानियां। एक घर के अंदर की, घर के अंदर 4 लोग थे उस रात, 2 जिंदा 2 मुर्दा, बाकी कहानियां, सबूत एक भी नहीं थे। तो ये 2 बेस्ट एग्जाम्पल हैं सीबीआई के नजरिए से भी अगर देखें तो। देखिए, जहाँ तक रेयान स्कूल का केस का सवाल है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ऑल्दो इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज कोइंसिडेंस फॉर मी दैट द ऑफिसर हु इज कमिश्नर पुलिस देयर, he and the present lot which is investigating the case, they all have worked under me and हम इन सभी के साथ काम कर चुके हैं। तो
ये सारे ऑफिसर्स मैं मानता हूं कि उनकी काबिलियत में कोई डाउट नहीं है, न तो जो सीबीआई में अभी काम कर रहे हैं और न ही जो गुड़गांव पुलिस कमिश्नर है, इनकी काबिलियत पे मुझे कोई संदेह नहीं है। अब क्या इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंसेस आए हैं, क्या नहीं है, उसके बारे में क्योंकि गलती तो हुई है, क्योंकि दो अलग अलग कातिल हैं, उसके बारे में मैं नहीं कहना। अरूप साहब, आपसे एक सवाल करेंगे यहाँ पे, ये कि आपने मुंबई में जिक्र किया, इलाके इतने हैं कि बटे हुए थे, लगी नहीं रहता मुंबई का इलाका कौन है, सारे भाइयों का ही इलाका है। तो एक और हमेशा ये बात आती रही कि मुंबई पुलिस में भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो सिर्फ डॉन के ही लोग हैं मुंबई पुलिस से सैलरी पगार ले रहे हैं, लेकिन वो काम सिर्फ डॉन के लिए करते हैं। नहीं, उसके बारे में मैंने जिक्र किया था शुरू में ही कि काफ़ी नहीं पर सब्सटेंशियल लोग थे, यानी जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, तो उनका हमने पूरा फोर्स में इस टाइप के जो लोग थे इनकी पूरी यानी पूरा हमने इसका ऑडिट लिया है, जिसको ऑडिट ही बोल सकते हैं आप, और उसमें काफ़ी लोगों को जो सेक्शन 311 है 311 कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके तहत काफ़ी लोगों को निकाला भी गया है। काफ़ी लोग उनसे बात करते हुए उनका ट्रांसक्रिप्ट जो होता है वो हमारे पास आया, उसको हमने अध्ययन किया, फिर डिपार्टमेंटली कुछ लोगों को यानी समराइजली जो 311 में हमने निकाला है, ये बात सही था। कुछ लोगों का यानी उन लोगों से जो अंडरवर्ल्ड के लोगों से उन लोगों का काफ़ी मेलजोल था, कुछ लोगों का तो डायरेक्ट भी संबंध था, तो उन लोगों के ऊपर बहुत कड़क एक्शन हम लोगों ने किया है। बट अभी जैसे मैंने कहा, अभी दाऊद यानी जो डॉन के बाद जिससे बात निकली थी वो एक नाम के वास्ते रह गया है, इट इज़ ओनली फॉर नेम से, उसका अभी यानी कोई इन्फ्लुएंस मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है। अब अलग अलग छोटे मोटे अभी रवि पुजारी इन लोगों का कभी फ़ोन आता है लोगों को, बट जैसे मैंने कहा वो प्रॉब्लम अभी रहा नहीं है। और उस टाइम ये था, ये पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व थे, पुलिस ऑफिसर्स पुलिस लेवल में इन्वॉल्व थे, बिजनेसमैन इन्वॉल्व थे, फिल्म इंडस्ट्री से इन्वॉल्व थे, बिल्डर्स लोग इन्वॉल्व थे, काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे। ये मिली भगत था, मतलब ये सब ऑपरेशन चलाने के लिए हो भी नहीं सकता था इंडिपेंडेंटली, तो काफ़ी मात्रा में ये परिस्थिति थी पहले, पर अभी ऐसा नहीं रहा। अच्छा, आप कई बार कह रहे हैं कि अब डॉन कमज़ोर हो गया, खबर भी आती है वो बीमार है, पता नहीं उसको क्या क्या बीमारी है, ये भी है कि मरने से पहले हिंदुस्तान आना चाहता है ताकि जितना दिन जिंदा है वो यहाँ रहे। जैसे ये एक सेंटिमेंटल इशू हो गया है, क्योंकि एक लोगों का कुछ भी कहना, तो एक दाऊद के नाम, मैंने कहा ना राम से राम का नाम बड़ा है, तो दाऊद का जो नाम डी कंपनी, दाऊद इब्राहिम, डॉन, ये लार्जर दैन लाइफ ये नाम हो गया है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। तो ये जो लास्ट उसका जो इन्वॉल्वमेंट जो बड़ी तरह से था वो 93 राइट्स में था। उसके बाद जो जैसे आपने कहा जैसे 26/11 के जो हुए, उसमें डायरेक्टली पाकिस्तान का जो पूरा सरकार का ही और उनका आर्मी का इन्वॉल्वमेंट आ गया था। तो ये कहीं ना कहीं इसका लेवल नीचे चला गया है, क्योंकि उन्होंने स्केल ऊपर कर दिया है। जो ISI यानी पाकिस्तान ने अपना जो लेवल, इसको एक मोहरा जैसे इस्तेमाल करते थे, अभी एक्सपोज हो गया है, इंटरनेशनल रैडर के अंडर आ गया है, तो इसको ज़्यादा एक्सपोज नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान। और इसके थ्रू तो मुझे लगता है दाऊद को ये पाकिस्तान या इंटरनेशनल उनसे ज़्यादा खतरा है। अच्छा नीरज साहब, मुझे लगता है आप जो तीनों बैठे हुए हैं, तीनों CBI में काम कर चुके हैं, आखिरी बार दाऊद से आपने ही बात की थी जब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, आप रिटायरमेंट में आपके शायद 1 हफ्ता बाकी था, वो आखिरी कॉल आपके मोबाइल पर आया था और उस कॉल में आपके रिटायरमेंट की भी खबर थी और शायद में कुछ धमकी भी थी। तो आखिरी बार जो बातचीत हुई तो वो क्या बातचीत हुई थी, अगर आप बताना चाहें, जो दाऊद से आपने बात की? ये कॉल जो मेरे मोबाइल पर आया था वो उस समय एक क्रिकेट स्पॉट फिक्सिंग का केस दिल्ली पुलिस ने किया था, जिसमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम आया। ये पता चला कि इस पूरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिंग का जो सबसे बड़ा सरगना है वो दाऊद इब्राहिम है। तो ये बात जब पब्लिक में आई तो उसी संदर्भ में मुझे ये टेलीफोन कॉल आया और उसने मुझे कॉल करने वाले ने ये कहा कि अब तो आप 2-3 हफ्ते में रिटायर होने जा रहे हो, अब आप मेरा पीछा करना छोड़ दो। अब मेरा पीछा आप क्यों कर रहे हो? तो अगर इस बात को, ये कॉल उसने क्यों किया या उसके पीछे क्या मंशा थी, तो मुझे लगता है कि वो कहीं एक वेल्ड थ्रेट था कि अब आप रिटायर हो जाओगे तो आपके पास न सिक्योरिटी रहेगी न बाकी तामझाम रहेगा, तो आप खतरा मोल ले रहे हो कि बार बार हर केस में
मुझे आप अक्यूज बना देते हो। तो मेरा अपना विश्लेषण इस केस के बारे में ये है। चलिए, आप तीनों से बात हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल जब एजेंडा आज तक हो तो हमारे पास ये टॉपिक ना हो, दाऊद तब तक यहीं आ चुका हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।